आइए दोस्तों, आज एक नया चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ज्यादा क्लास भी नहीं लगती। अगर हम इसको डीपली पढ़े ना, डीपली बहुत ज्यादा डिटेल में अगर इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं, तब भी मैक्सिमम 15 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाता है। मतलब 15 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाता है और 5 क्लास में चैप्टर की रिवीजन हो जाती है। अगर हम इसको पूरा डिटेल में पढ़े तब भी 15 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर की थोड़ी बातें कर लेते हैं, क्योंकि पहला चैप्टर है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आना पक्का है, एक क्वेश्चन जरूर आता है चैप्टर से। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हमें टोटल 6 चैप्टर पढ़ने हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में टोटल 6 चैप्टर पढ़ने हैं। अगर आप नोट्स भी उठाकर देखते हैं तो नोट्स में भी लगभग अभी तो यहाँ पर 26 दिख रहे हैं, पर ये थोड़ा सा अपडेट हो जाएंगे तो 30 हो जाएंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 पेज में चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर में टोटल 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम है डेफिनेशंस, जिसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जितनी भी डेफिनेशंस हमारे स्टडी मैट में है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का चैप्टर। उसके बाद है कंडीशन एंड वारंटीज, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, राइट ऑफ अनपेड वेंडर एंड ऑक्शन सेल। तो लगभग हमारे ये 6 चैप्टर इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर है। बहुत ही प्यारा एक्ट है और समझने लायक अगर चीजें देखे तो इस एक्ट में कोई भी पर्सन जो पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहा है वो भी बहुत आसानी से इस चैप्टर को समझ लेता है। बहुत आसानी से, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। बहुत आसान से वो चैप्टर समझ लेता है। ठीक है जी, तो ये सब चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर। चलिए दोस्तों, अब पढ़ा जाए इंट्रोडक्शन। एक एक करके चैप्टर्स को कवर करते हैं। आप अपने स्टडी मैट से मैच भी करते रहिएगा, मैच होता रहेगा, ठीक है ना। अगर कोई चीज इसके अंदर नहीं है, या तो मैं उसको छुड़वा रहा हूं जानबूझकर, उसको पढ़ने की नीड नहीं है, या तो मैं उसको छुड़वा रहा हूं जानबूझ के। जैसे कि मैंने कहा कि देखो, हर चीज आप पढ़ेंगे, हर चीज आप पढ़ेंगे याद नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई चीज छुड़वाइए उसको छोड़ दीजिए। इंपॉर्टेंट होगी, मैं ऑटोमेटिकली कवर करता हुआ चलूंगा आपका। तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसके अंदर हमें 6 चैप्टर्स कवर करने हैं। ठीक है, और इंट्रोडक्शन पे आ जाइए। इंट्रोडक्शन कहता है, हाँ, सबसे पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बता दूं उसमें इंट्रोडक्शन के रिलेटेड। मुझे आज की क्लास के अंदर ज्यादा खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठ के सारी बातें हो जाएगी। बस मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। देखिए दोस्त, सबसे पहले अगर बात करें कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट थे ना, इसके सभी सेक्शंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थे। तो पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हुआ नहीं करता था, पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ करता था, और उसी में सेल्स ऑफ गुड्स के सारे सेक्शन डाल दिए गए। 1 जुलाई 1930 में, 1 जुलाई 1930 में, 1930 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से सेक्शन 76 से लेकर 123 तक वहां से उठाकर एक नया एक्ट पास कर दिया। मैं दोबारा बताने की कोशिश करता हूं। पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही था सिर्फ, और जो ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था। अब भारत सरकार ने ये देखा, गवर्नमेंट ने ये देखा कि जो सेक्शन 76 है ना, उस सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 तक ये सारे सेक्शन डील करते हैं गुड्स के सेलिंग के, सेल से रिलेटेड डील करते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड डील करते हैं। अब इन्होंने सोचा ये सारे के सारे सेक्शन जब गुड्स से रिलेटेड डील कर रहे हैं तो इनके लिए एक अलग एक्ट पास क्यों ना करा जाए। तो 1930 में एक नया कानून पास हुआ, और
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से 76 से लेकर 123 सेक्शन तक वहां से हटाकर एक नया एक्ट पास करा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। द इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पास करा। वैसे पहले जो पास किया था वो पास किया था द इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, 1 जुलाई को पास किया गया। उसके बाद कुछ टाइम बाद 1963 में जो इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था उसमें से इंडिया वर्ड रिमूव कर दिया गया 1963 में, और अब रह गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। देखो पास हुआ कब, एक्ट कब पास हुआ था, एक्ट कब लागू हो गया था सभी लोगों पर, 1930 में 1 जुलाई को। पर जब ये एक्ट पास करा गया इसका नाम था इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। 1963 में आकर 22 सितंबर 1963 में आकर जो वर्ड इंडियन लगा था ना सबसे पहले, उसको हटा दिया गया। अब 1963 के बाद सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बच गया। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्ट कब पास हुआ था तो आप कहोगे 1930 में पास हुआ था, और इंडियन वर्ड रिमूव करा गया 1963 में 22 सितंबर को। तो पहले पॉइंट अगर आप देखेंगे तो पहले पॉइंट में ये लिखा है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के जितने भी सेक्शंस हैं वो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको रेगुलेट करता था उन सेक्शन को। उसके बाद क्या करा, 1930 में सेक्शन 76 से लेकर 123 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उनको रिप्लेस करके एक सेपरेट एक्ट बना दिया, सेपरेट एक्ट पास कर दिया, और उस सेपरेट एक्ट का नाम रखा इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्योंकि इंडियन वर्ड क्यों लगाया, कैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ऐसे इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगाया, क्योंकि ये दोस्तों इंग्लैंड से लिया गया है, ये इंग्लैंड की कॉपी करी गई है, तो इसलिए इंग्लैंड की कॉपी करते इसलिए इंडिया लगा दिया तो वो इंडिया का बन गया। ठीक है, तो इंग्लैंड की हमने कॉपी करी, इंग्लैंड का कानून हमने लिया और उसके बाद हमने उस पर इंडिया लगाया, क्योंकि इंडिया के अंदर सब जुगाड़ू चलता है। हमारे को लगा कि यार ये सारे सेक्शंस हमारे इंडिया के अंदर भी लगने चाहिए, लागू होने चाहिए, कॉपी करने की बात नहीं है। लॉ मेकर जो थे उस टाइम के, उनको लगता था कि जो इंग्लैंड के अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, जो इंग्लैंड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वैज कॉन्ट्रैक्ट सेम हमारे यहाँ भी लागू होना चाहिए। इन्होंने इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको लागू करा। पहली कहानी क्या है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पहले ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन कहां से स्टार्ट होते हैं, सेक्शन 76 से लेकर 123 तक। याद रहेगी बात कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सारे सेक्शन कहां से कहां तक है, सेक्शन 76 से लेकर 123 तक है। और ये सारे के सारे सेक्शन किसके पार्ट हुआ करते थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के पार्ट हुआ करते थे। अब गवर्नमेंट ने 1930 में आकर इन एक्ट को, जितने भी सेक्शन है, इन सेक्शन को दोस्तों रिप्लेस कर दिया और एक सेपरेट एक्ट पास करा जिसका नाम दिया इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। पर गवर्नमेंट को लगा इंडियन वर्ड अब यूज करना सही नहीं है, तो 22 सितंबर 1963 में आकर इंडियन वर्ड को रिमूव कर दिया गया। अब उसके बाद तब से लेकर आज तक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बोला जाता है, इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं कहा जाता। बताइए सर, इतनी बात समझ में आ गई? तो पहले जो इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट है उसको देखिए, कहता है बिफोर द इनएक्टमेंट। इनएक्टमेंट का मतलब होता है लागू करना। कहता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 लागू करने से पहले द रिलेटिंग टू सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स से रिलेटेड, गुड्स की परचेज या गुड्स की सेल्स रिलेटेड जितने भी सेक्शन थे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रेगुलेट कंट्रोल करता था। 1930 में आकर जो सेक्शन नंबर 76 से लेकर 123 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के अंदर थे उसको रिप्लेस करके एक नया एक्ट, सेपरेट एक्ट पास करा गया और उसको लाया गया। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930 को। 1 जुलाई 1930 को वो एक्ट पास करा और उसको एप्लीकेबल करा गया इन द नेम ऑफ इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। फिर विथ इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर 1963, 22 सितंबर 1963 को इंडिया वर्ड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के आगे जो इंडिया वर्ड रखा था उसको रिमूव कर दिया गया। नाउ द प्रेजेंट एक्ट इज कॉल्ड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब प्रेजेंट एक्ट को हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कहते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन।
होपफुल आपको ये इंट्रोडक्शन याद हो गया है, सारी डेट भी याद हो गई है, कुछ बड़ी बात है नहीं कुछ डेट को याद करने की। अब डेट याद करने को मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये डेट एमसीक्यू में पूछ ली जाती है। याद होगी, मैं दोबारा बता देता हूं। बताओ बताओ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कहां से लेकर कहां तक सेक्शन है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सबसे पहले बताओ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या है? 1930 है। ठीक है सर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसमें सेक्शन कहां से कहां तक है? सर सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 तक है। पहले ये कहां पर था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में था, फिर वहां से हटाकर कहां बना दिया गया? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के आगे क्या लगा था? इंडियन वर्ड लगा था, उस इंडियन वर्ड को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। कौन सी डेट को? 22 सितंबर को 1963 को रिमूव कर दिया। और ये एक्ट कब पास हुआ था? 1 जुलाई को। बस इतनी सी बात आपको जाननी है, 1 जुलाई 1930 को ये एक्ट पास हुआ था। इसमें सेक्शन 76 से लेकर 123 तक सेक्शन है। और उसके बाद इंडिया वर्ड पहले जब पास हुआ था तो आगे इंडिया वर्ड रखा था, और 1963 22 सितंबर को इंडिया वर्ड रिमूव कर दिया। अब प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो अब क्या शो करता है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसलिए इसको प्यार से सोगा कहते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सोगा 1930। ठीक है सर, हो गया याद? सिंपल सी बात है, कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट था, समझ में आ गया। चलिए, अब कोई भी जब कानून हम पढ़ते हैं, कोई भी जब हम एक्ट पढ़ते हैं दोस्तों, तो उस एक्ट का पहला सेक्शन आपको क्या बताता है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ। किसी भी एक्ट का जो पहला सेक्शन है उसको हम कहते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ। ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं? एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ। लिख लीजिएगा। प्रेजेंटली इसको सोगा कहते हैं। आइए, अब मैंने आपसे कहा कि जैसे कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सॉरी जैसे कि हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं 1930, तो याद रखिएगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 1 जुलाई 1930 को पास हुआ था। इससे पहले इसके सारे सेक्शन 76 से लेकर 123 सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में थे, वहां से इसको रिप्लेस करके एक नया एक्ट पास करा 1 जुलाई को। इंडियन वर्ड रिमूव करा, इसके आगे इंडियन वर्ड लगा था, सेल्स ऑफ गुड्स से आगे इंडियन वर्ड रिमूव करा 22 सितंबर 1963 को। और प्रेजेंटली अब इसको कहते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसको सोगन 1930 कहते हैं। अब किसी भी सेक्शन का जो सेक्शन नंबर 1 होता है ना दोस्तों, किसी भी एक्ट का जो सेक्शन नंबर 1 होता है वो कहता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ। एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ। अब ये सेक्शन कोई काम का नहीं है, पहले इसकी वैल्यू बहुत थी, इस सेक्शन की अलग ही लेवल पे वैल्यू थी, पर अब इसके काम को कोई नहीं है। भाई ये कह रहा है सेक्शन कि ये पर्टिकुलर कानून इंडिया की कौन सी स्टेट्स में लागू होगा और कौन सी में नहीं होगा। पहले क्या होता था, कोई भी कानून इंडिया के सारी स्टेट में लागू होता था जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। कोई कोई कानून जम्मू एंड कश्मीर को लागू होता था, कोई कोई कानून नहीं होता था। कोई कोई जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल होता था कि हाँ ये कानून भी जम्मू एंड कश्मीर में लगाया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा, और जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी लोग हैं उनको ये मानना होगा। इंडिया में तो होता था जम्मू एंड कश्मीर में कुछ कानून होते थे और कुछ नहीं होते थे। जब से गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर को अपने अंडर ले लिया, यूनियन टेरिटरी बना लिया, जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया बेसिकली, जम्मू एंड कश्मीर करके नहीं, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर करके, तो उनको अब यूनियन टेरिटरी बना लिया गवर्नमेंट ने और अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। अब उधर भी इलेक्शन होंगे बढ़िया से, इसकी पूरी कहानी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, मैं तो बस यहाँ पर आपको छोटी बातें बता रहा हूं। तो सारे लोग इंडिया के अंदर जितने भी कानून पास किए जाएंगे या जितने पहले कानून पास हुए हैं वो सारे के सारे कानून अब जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू किए जाएंगे। सारे कानून अब जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होते हैं, तो इस सेक्शन की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। पहले हमें याद करना होता था कि यार ये पर्टिकुलर एक्ट, ये पर्टिकुलर कानून जम्मू एंड कश्मीर में लागू होगा या नहीं होगा, होगा, अच्छा ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, अब सारे होंगे। तो यहाँ है एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ का मतलब है कि ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कौन सी स्टेट में लागू होगा और कौन सी में नहीं, तो हम कहेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया में लागू होगा, और इंडिया का पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होगा। जम्मू एंड कश्मीर हमारा है सर,
हम ये क्लेम करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा है और पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि जम्मू एंड कश्मीर उनका है। हमें उनसे क्या मतलब? जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, हमने उसको अपने यूनियन टेरिटरी बना रखा है और पाकिस्तान की बस की नहीं है हमसे वो छीन ले। सही बात है या नहीं है? बाप बाप होता है, हैं? हैं? यही कहते हैं ना सब, पापा पापा होते हैं। अच्छा, एक खासियत बात भी बता दूं आपको इस चैप्टर की। खासियत बात यह है कि जब हम ये बाइफरकेशन करते थे कि जम्मू एंड कश्मीर में लागू होगा या नहीं होगा, पहले भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में लागू होता था, आज भी हो रहा है। मतलब पहले जब हम बाइफरकेशन करते थे ना कि जम्मू एंड कश्मीर, जैसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था, पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पहले भी लागू होता था। तो फिर और ही बात खत्म हो गई कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट शुरू से ही जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल रहा है। ठीक है जी। तो एप्लीकेबिलिटी बताता है सेक्शन 1, दिस एक्ट, द एक्ट नहीं आना चाहिए था, यहां दिस एक्ट आना चाहिए। दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया आफ्टर रिमूविंग आर्टिकल 35A होना चाहिए था, गलत है। और आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में दो आर्टिकल थे, एक 35A था और एक 370 था। जब उसको रिमूव कर दिया गया तो अब ये एक्ट हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो ये तो अब छोड़ो, इसकी तो कहानी खत्म होगी, बस लिख दिया है मैंने कि इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा आर्टिकल खत्म करे थे, एक्ट आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में सेक्शंस नहीं होते, आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल्स मेन हेडिंग रहती है भारत, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना हमारा, उसमें उससे एक्ट बनते हैं। तो ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बना है। तो जब वो रिमूव हुआ ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया हो गया, जिसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूड है। बस सेक्शन 1 आपको इतना बता रहा है कि दिस पर्टिकुलर एक्ट इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये नहीं, इंडिया में जितने ही कानून हैं, चाहे आगे बनेंगे फ्यूचर में, चाहे बन चुके हो, वो सभी एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में लागू किए जाएंगे। अब तो पापा पापा होते हैं। सही बात है या नहीं है? सही है। चलो जी, अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का जो पहला सेक्शन है वो तो आपको एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट बताएगा कि ये पर्टिकुलर एक्ट कहां कहां अप्लाई किया जाएगा, एप्लीकेबल रहेगा, किस किस स्टेट को लोग, स्टेट्स के लोग को ये एक्ट मानना पड़ेगा। तो ये एक्ट पूरी इंडिया में लागू होगा, जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होगा। तो किसी भी एक्ट का, किसी भी एक्ट छोड़ो, ये एक्ट का पहला सेक्शन आपको बता रहा है कि ये पर्टिकुलर एक्ट कहां अप्लाई किया जाएगा। और इस एक्ट का जो दूसरा सेक्शन है वो आपको बताता है डेफिनेशंस, कि इस एक्ट के अंदर कौन कौन सी डेफिनेशंस है। जैसे जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे या पढ़ेंगे, तो उसमें भी सेक्शन 2 आपको डेफिनेशन ही बताता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो, दोनों ही एक्ट का जो सेक्शन नंबर 2 होता है वो उस एक्ट की डेफिनेशंस को बताता है। जैसे कि सेलर मतलब क्या होता है, बायर मतलब क्या होता है, गुड्स मतलब क्या होते हैं, ये सारी चीजें बताता है। तो वही हमें पढ़ना है। सेक्शन 2 के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस है वो हमें यहाँ पर कवर करते हुए चलनी है। जैसे कि सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1, ये बोलते हैं दोस्तों सेक्शन 2, इसके आगे लगता है सब सेक्शन 1 और इसको कहा जाता है बायर। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 किसका है? डेफिनेशन ऑफ बायर। और सेक्शन 2 सब सेक्शन 13, देखो सेलर की डेफिनेशन 13 में लिखी गई है, 2 में नहीं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 डेफिनेशन ऑफ बायर, सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 डेफिनेशन ऑफ सेलर। याद रहेगी बात। अब बायर कौन होता है? तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ने बायर की डेफिनेशन में क्या समझाया? कहता है बायर मीन्स अ पर्सन हु बाय और एग्री टू बाय द गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी एक दुकान है पान की, और कोई दुकान है पान के, पनवाड़ी बन गया। मान लीजिए आपकी पान की दुकान है। अब आपका एक दोस्त आता है आपके पास पान की दुकान लगाने। सोचो लड़के पान लगा रहे हैं, एक इमेजिनेशन हो सकती है। सोचिए लड़कियां पान बेच रही है, क्या होगा? अब इसमें हंसा जाए या रोया जाए? सोचो, आप खुद ही इमेजिन करो कि पान की दुकान आपने लगाई है,
यहां पर गांटा बांध रखा है या पान खा रखा है, पान में लाल लाल खून मुंह में हो रखा है पूरा का पूरा, ठीक है ना। और नाम रखना क्या, शिवानी पान भंडार, शिवानी पान वाली। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। तो मान लीजिए आपका दोस्त आपके पास दुकान पर आता है, कहता है यार एक पान मुझे खिलाओ। आपने उसको पान दिया, आपसे कहता है भाई, आप कहते हो उसको भाई पैसे दे दे, उसने आपको पैसे दे दिया, आप चौंक गए, हैं पैसे दे दिए दोस्त ने, कहां से निकला सूरज और कहां जाएगा चांद, है? तो ये वाली बात हो गई। तो जब भी कोई पर्सन आपसे सामान खरीद लेता है वो पर्सन बायर कहलाता है, सिंपल सी बात है। आपका दोस्त ने आपसे सामान खरीदा तो वो क्या है, एक बायर है, सही बात है या नहीं है। और आप कौन हो दोस्त, आप सेलर हो गए। तो जिसने सामान बेच दिया वो सेलर, और जिसने सामान खरीद लिया वो बायर, ठीक है जी। बट समझने लायक ये वाली बात नहीं है दोस्त, समझने लायक कुछ और है। क्या, मान लीजिए मैं आपकी दुकान पर आता हूं, आपसे कहता हूं भाई पान लगा दीजिए मेरे लिए, पान मुझे खाना है, कितने में दोगे। आपने कहा जी 50 रुपए का है। मैंने कहा बड़ा महंगा दे रहे हो, कि जी महंगाई हो गई है, एक ही रेट होता है, ऐसे ही बोलते हैं महंगाई हो गई है जी, पीछे से माल मटेरियल महंगा आ रहा है इसलिए महंगा बेच रहे हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा ठीक है मैं लेने को तैयार हूं। तो मैं आपके पास आया, मैंने कहा भैया पान लगा दो या बहन पान लगा दे। तो आपने कहा ठीक है। तो मैंने उससे बोला कि मैं पान खाने के लिए तैयार हूं, आपका जितने भी आप बेच रहे हैं। क्या मैंने आपका पान खरीद लिया या खरीदने के लिए बोला है कि खरीद लूंगा। सर खरीदा तो नहीं। मैंने अभी आपसे कहा कि जो पर्सन खरीद लेता है वो बायर है और जिस पर्सन ने बेच दिया वो सेलर है। अब मान लो आपने अभी मुझे पान बेचा नहीं, बेचने के लिए आप भी रेडी हो और खरीदने के लिए मैं भी रेडी हूं। मैंने आपको हाँ कर दिया कि मैं आपका पान खरीदूंगा और आपने बेचा कि हाँ मैं रेडी हूं बेचने के लिए। तो यहां पर अब भी बायर होगा दोस्तों, मैं अब भी बायर हूं और आप अब भी सेलर हो। देखिए बायर की डेफिनेशन में लिखा है जो पर्सन खरीद ले या खरीदने के लिए वो एग्री हो जाए, वो दोनों ही बायर है। मैंने अगर प्रोडक्ट खरीद लिया तो मैं बायर, और मैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हूं, अब भी मैं बायर हूं उस प्रोडक्ट का, राइट। आपने प्रोडक्ट बेच दिया, आप सेलर हो, और आप बेचने के लिए रेडी हो, आप सेलर हो। आप अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं, इसका मतलब आप सेलर हो ना। चाहे आपकी दुकान में कोई भी नहीं आए पर आप बेचने के लिए तो रेडी हो। आप सेलर हो या नहीं, यस आप सेलर हो, क्योंकि आप बेचने के लिए रेडी हो। भले ही आपकी दुकान से कोई पान ना खाए पर आप बेचने के लिए क्योंकि रेडी हो तो आप सेलर माने जाओगे। तो देखो बायर की डेफिनेशन में लिखा है बायर वो पर्सन होता है जिसने बाय कर लिया होता है या बाय करने के लिए एग्री हो जाता है गुड्स को। तो सिर्फ बाय करने वाला बायर नहीं होता, बाय करने के लिए सोचने वाला भी बायर है। यार मुझे एक फोन लेना है तो मैं अमेजोन में सर्च कर रहा हूं कि मुझे फोन लेना तो मैं एक बायर हूं उस फोन का, फोन ले लूंगा अब भी बायर, फोन लेने की सोच रहा हूं या फोन लेने जा रहा हूं मैं बायर हूं। कोई मार्केट में सामान बेच रहा है, जिसने बेच दिया वो तो सेलर है ही, जो बेचने के लिए खड़ा है, दुकान खरीद रखी है जिसने बेचने के लिए, वो भी सेलर है दोस्त, राइट। दो डेफिनेशन समझ में आ गई। बायर मींस वो पर्सन जिसने बाय कर लिया हो या बाय करने के लिए एग्री हो। सेलर मींस वो पर्सन जिसने सेल कर दिया हो या सेल करने के लिए एग्री हो। होपफुल आपको ये दो बात समझ में आ गई है, बायर और सेलर। अब डिलीवरी का मतलब क्या है। डिलीवरी का मतलब समझाने से पहले मैं आपको दो वर्ड के मतलब समझाना चाहता हूं, ठीक है जी। आइए मेरी बात सुनिए। मान लीजिए आपको एक कार खरीदनी है। देखिए ये ना डेफिनेशन कोई लिखकर समझाने वाली नहीं है, जब लिखकर समझाने वाली डेफिनेशन आएगी मैं समझाऊंगा। अभी मैं बोल लेता हूं, बैठकर समझ में अच्छी समझ में आ रहा है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बैठकर बढ़िया से आपको समझ में आ रहा है। मैं भी बैठा हूं, अभी सुबह से क्लास लेते थक गया भाई। सुनते जाइए, बस आप कान में नहीं लगाइए, सुनते रहिए। मान लीजिए आपको कार लेनी है,
आपने अपने फादर से बोला कि पापा मुझे कार या फिर स्कूटी लेनी है, लड़कियां कह रही है मुझे स्कूटी लेनी है। लड़कियां को स्कूटी पे इतना वो क्यों कर रखा है यार? मैं देखता हूं यहाँ पर है, लड़की स्कूटी चला रही है, उसकी बेइज्जती हो जाती है, बताओ, पैर से वो ब्रेक मारती है। ऐसे मैंने सुना है भाई, मेरे को अब ऐसे मैंने सुना है कि लड़कियां पैर से ब्रेक मारती है। एक मेरी बहन है, वो पैर से नहीं ब्रेक मारती, उसके पीछे कोई बैठ जाओ, वो जगह अगर नहीं होगी घुसाड़ देगी वो, फिर बाद में देखिएगा अच्छा जगह नहीं थी, ओहो ये तो बुरा हुआ। मैं कह रहा हूं वो दने जो ये बोलते हैं कि लड़कियां मतलब पैर से ब्रेक मारती है, मैं एक दिन बैठ गया अपनी बहन के पीछे, वो भाई ऐसे घुमा रही है स्कूटी को, सू 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 करके ले जा रही है, ये ऐसे कभी मोटे, उसको उसको नहीं फर्क पड़ता पीछे कोई खड़ा है, उसको उसको नहीं पड़ा पड़ता कि पीछे से भी कोई आ सकता है, उसको पता है खाली चल रही हूं मैं, पीछे से आता होगा आ जाएगा, मैं पहले निकलूंगी। 3-4 बार टपक चुकी है वो नीचे, और 3-4 बार मुझे जाना पड़ता है उसको लेकर आके उठाकर लेकर आना पड़ता है। हाँ, हाथ पाथ फुड़वा चुकी, ना मानती नहीं, मानती नहीं। ठीक है जी। तो अब मान लीजिए कि आपको स्कूटी या बाइक लेनी है और आप दुकान पे पहुंचे, मैं आपको 2 वर्ड के मतलब समझा रहा हूं, ध्यान समझेगा, बड़ा सरल भाषा में समझा रहा हूं। आप दुकान पे पहुंचे, आपने कहा कि भैया मुझे एक बाइक या स्कूटी लेनी है, उसने कहा 1 लाख रुपए की है, आज के टाइम में 1 लाख की ही आ रही है बाइक, 1 लाख या उससे ऊपर की। ठीक है, उसने कहा भैया 1 लाख रुपए लगेंगे, आपने कहा वो तो नहीं है मेरे पास। उसने आपको गेट दिखाया, आपको इशारा कर रहा है वो, देखो, आप कह रहे हो क्या हो गया, कह रहा वो देखो, दिख रहा है कुछ, कह रहा गेट दिख रहा है, आपने कहा गेट दिख रहा है मुझे तो, कह रहा निकल जाओ, दोबारा मत आना, कह रहा जिस गेट से आए वहीं से चले जाओ आप। वो कह रहा नहीं, आपने कहा भाई फाइनेंस नाम की भी चीज होती है कुछ, आप गुस्सा आ गया, बेइज्जती कर रहा है, कह रहा फाइनेंस नाम की भी कोई चीज होती है, उसने कहा हाँ सर, कह रहा वो कराना है मुझे। फिर उसने आपसे तमीज से बात करी, कह रहा हाँ ठीक है सर कर देते। तो अब आपने बाइक खरीदनी है और आपके पास पैसे है नहीं, तो आपने फाइनेंस करा ली, लोन पे बाइक ले ली, आपने 10-20 हजार का डाउन पेमेंट करा और बाकी 80,000 का लोन करवा लिया, हर महीने ईएमआई के तौर पे आप देते रहोगे। मुझे एक बात बताओ, जब आप ये ऐसा काम करते हैं भाई, बाइक खरीदते हैं और 20,000 पे करके बाकी लोन करा लेते हैं, तो क्या आप वहां से बाइक घर ले आओगे या स्कूटी घर ले आओगे? यस, हम स्कूटी घर एज इट इज ले आएंगे। क्या आप उस बाइक के ऑनर बन गए? क्या नहीं, आप उस बाइक के ऑनर नहीं बने। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक पूरी पेमेंट नहीं की। समझने वाली बात है ये। मतलब यहां पर दोस्तों 2 चीजें होती है, एक फिजिकली आपको चीज मिल गई है, आप उसको चलाइए, फिजिकली आपने बाइक खरीदी, आपको घर ले जाएंगे, बाइक आपको देंगे, पर आपको एज इट इज ऑनर नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी तक आपने पूरी पे नहीं करी। जब तक आप पूरा पेमेंट नहीं कर देते तब तक आप ऑनर नहीं हो उस बाइक के। तो कभी भी जब आप फाइनेंस में बाइक लेने जाओगे ना, तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ना, इसको प्यार से आरसी कहते हैं, उसमें एक एचपी करके लिखा होता है, एक एचपी करके लिखा होता है आरसी के अंदर। इंस्टॉलमेंट बेसिस पर जब हम सामान खरीदते हैं तो क्या लिखा होता है? एचपी करके लिखा होता है दोस्त। कहीं मिलेगा क्या? मतलब कार आ गई, नहीं आ रहा यार ये, छोड़ो। अगर आपके आस पड़ोस में कोई पर्सन है जिसने बाइक खरीदी हुई है
है ना, या जिसने स्कूटी या कार खरीदी है फाइनेंस के में, तो उस केस के अंदर उसके आरसी में एक वर्ड होता है एचपी। क्या वर्ड होता है? एचपी, जिसको हम कहते हैं हायर परचेज। क्या कहते हैं उसको? हम हायर परचेज कहते हैं। हायर मतलब अभी इसने एक्चुअली में परचेज नहीं करी, अभी इसकी ईएमआई बाकी है। जब ये पूरी ईएमआई पे कर देगा तो एचपी वर्ड हट जाएगा और एक फिर नई आरसी आपके पास आएगी। ठीक है जी, पहले ऐसा होता करता था, बट अब के टाइम पे शायद ऐसा नहीं होता। अब के टाइम पे ओरिजिनल आरसी आपको बढ़ा देते हैं, किसी में भी एचपी वगैरह नहीं लिखा होता अभी तक, जहां तक मुझे देखा नहीं। एक बार मैं भी क्रॉस चेक कर लूंगा कि आज के टाइम पे होता नहीं, कभी ध्यान दिया नहीं इसमें मैंने। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि पहले तो कंफर्म ड्यू की होता ही था। आज के जो करंट बैंक की क्या पॉलिसी है उसके हिसाब से होगा वो। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, है ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास दो चीजें होती है दोस्तों, एक होता है ऑनरशिप, एक होता है पोजीशन। जब फिजिकली आपको गुड्स मिल जाए, फिजिकली आपको जब चीज मिल जाती है उसको कहते हैं पोजीशन मिल जाना, उस गुड्स का पोजीशन मिल जाना। पोजीशन, पोजीशन नहीं पोजीशन, POSSESSION, पोजीशन मिल जाना। ये वाला, ये वर्ड का मतलब समझा रहा हूं। पोजीशन का मतलब क्या होता है? जब भी आपको गुड्स फिजिकली मिल जाए उसको कहते हैं पोजीशन ऑफ गुड्स। फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त के घर जाते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन आप अपने दोस्त के घर जाए, कह रहे यार पार्टी वार्टी में जाना है, आपकी दोस्त कहती बुलाया है, कह रहे नहीं दोस्त के साथ ही जाना, उसको बुलाया था उसने मुझे भी बुला लिया, कहते खा पी आएंगे, थोड़ी लड़कियां तांग लेंगे, ताड़ लेंगे और उसके बाद आ जाएंगे घर। तो आपका दोस्त कह रहा भाई मैं क्या करूं? कह रहा वो जींस लेकर आया था तुम, नहीं तो किस लिए लेकर आया हो? इसलिए लेकर आया, आज के दिन के लिए तो लेकर आया तो वो ला दे मुझे, मैं जाके पहन कर आता हूँ, जब पहन वहन का यूज कर लूंगा उसके बाद देखो दे दूंगा, एक दिन के लिए तो दिखाई सकता है। अब आपका दोस्त मना कर रहा है, कह रहा नहीं भाई अबे चाहिए ऐसे की तैसे दे दे, चल कल ले लियो। तो वहां दोस्त से रिक्वेस्ट नहीं होती, तो आपने उससे जींस वींस ली, आप पहने मैंने खाना वाना खाया, जो ताड़ना है ताड़ लिया आपने, उसके बाद आप वापसी आ गए। अब मैं ये कह रहा हूं क्या आप उस जींस के ऑनर बन गए क्या? नहीं सर, जींस आपके पास तो आ गई पर आप जींस के ऑनर नहीं है ना। जींस जब फिजिकली आपके पास आ जाएगी तो वो आपके पास पोजीशन ऑफ जींस आ गई, उस जींस को फिजिकली आपके पास आ गया मतलब पोजीशन आ गया। और जब आप जींस के ऑनर बन जाओगे उस जींस के, तो आप ऑनरशिप मतलब टाइटल आ जाएगा आपके पास। टाइटल वर्ड का यूज करते हैं ऑनरशिप के अंदर। तो मतलब जब मैं एक्चुअली में कोई चीज खरीद के लाता हूं, उसकी पूरी पेमेंट कर देता हूं, तो मुझे गुड्स तो मिलता ही मिलता है, साथ में उसकी ऑनरशिप भी मिल जाती है। तो टाइटल का मीन्स ऑनरशिप होता है, टाइटल भी मिल जाता है और पोजीशन। जब बात दोस्तों पोजीशन की होती है इसका मतलब फिजिकली गुड्स का होना, और जब आप बात ऑनरशिप की होती है इसका मतलब ऑनरशिप डॉक्यूमेंट, टाइटल एक तरीके का, हाँ मैं इस कार का इस बाइक का मालिक हूं, इस घर का मालिक हूं, दैट इज कॉल्ड ऑनर्स, ऑनरशिप या फिर टाइटल। टाइटल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपको यह बताए कि हाँ आप उस घर के या उस गुड्स के ऑनर हो। और जो पोजीशन होता है उसका मतलब वो गुड्स एक्चुअली में फिजिकल फॉर्मेट में आपके पास है, उसको पोजीशन कहा जाता है। मान लीजिए आप अपने नियर बाय एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जाते हैं और उससे कहते हैं कि भैया मुझे वो चाहिए, फ्रिज चाहिए, फ्रिज। आपने फ्रिज भी देखा दुकान पे, फ्रिज देखने के बाद आपने बुक कर दिया कि भैया ये वाला चाहिए, ये लो पैसे, आप मेरे फ्रिज मेरे को भेज देना। उसने कहा ठीक है सर, मैं आपका फ्रिज आपके घर भेज दूंगा। आप अपने फ्रिज के पैसे देकर आ गए, अब वो आपका फ्रिज उठाकर आपके घर पे पहुंचा रहा है। सिंपल, इसको क्या कहेंगे? डिलीवरी। जब गुड्स को फिजिकली आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देते हैं उसको हम डिलीवरी कहते हैं। सिंपल सी बात है, अमेजोन से कोई प्रोडक्ट आप मंगाते हो तो डिलीवरी बॉय आपका प्रोडक्ट फिजिकली आपके पास लेकर आता है ना, ऑनरशिप तो लेकर नहीं आता, फिजिकली आपके पास लेकर आता है। ऑनरशिप तो ऑटोमेटिकली अमेजोन को मिल जाती है आपके पास, वही इनवॉइस डाउनलोड करा, ऑनरशिप मिल गई। जब फिजिकली आपके पास गुड्स आता है, कोई पर्सन अपने से लेकर दूसरे आपको देता है, उसको डिलीवरी कहते हैं। सिंपली हम वर्ड, छोटी छोटी बातें हैं जो हम रोजाना बेसिस पर सीखते हैं, सेलर, बायर, डिलीवरी, ये सब चीजें हम सीख रहे हैं। हाँ अब आया मजा। ये दो बातें ध्यान सुनिएगा, मेरे दो एग्जांपल देखिएगा, इस दोनों बातें आपको समझ में आएगी। और जो भी मैं एग्जांपल बोल रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर जगह छोड़ी हुई है, वहां लिख लीजिएगा आप। डिलीवरी का मतलब तो समझ में आ गया ना आपको? जब फिजिकल फॉर्मेट में गुड्स आपके पास कोई पर्सन पहुंचाने आया उसको डिलीवरी कहते हैं। अच्छा एग्जांपल और सुनिए, एग्जांपल सुनिए, इसका एग्जांपल का मतलब,
मतलब नहीं, एग्जाम्पल सुनिए, इस अच्छे एग्जाम्पल है, सुनो ध्यान से। मान लीजिए आपकी एक दुकान है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, और आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में टीवी, फ्रिज, एसी सब बेचते हो। अब आपने देखा कि आपके पास टीवी की काफी अच्छी डिमांड है, तो आप एक दिन मैन्युफैक्चरर के पास गए और मैन्युफैक्चरर से बोला, जो टीवी का मैन्युफैक्चरर है जहां से आप टीवी बनवाते हो, आप नहीं बनाते, मैन्युफैक्चरिंग से मैन्युफैक्चरर जो फैक्ट्री का मालिक है, जो मैन्युफैक्चरर होगा जो उस टीवी को बनाता है, उससे आप लेकर आते हैं। आप मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचे, मैन्युफैक्चरर से कहा कि भाई मुझे 10 टीवी ले चाहिए। आपने बताया कि 10 टीवी ऐसे चाहिए, कोई 45-42 इंच का चाहिए, कोई 32 इंच का चाहिए, कोई 55 इंच, कोई 65 इंच, ऐसे करके आपने दो सबको बता दिया कि भाई ऐसे वैरायटी की मुझे इतने टीवी चाहिए, 10 टीवी चाहिए। अब मैन्युफैक्चरर ने आपसे कहा कि सर अभी तो हमारे पास टीवी नहीं है, आप मुझे ऑर्डर दो, जब ये टीवी बन जाएंगे मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। अभी एट द टाइम मेरे पास टीवी नहीं है, जो आप मुझे ऑर्डर दोगे उसका मेरे पर गुड्स नहीं पड़े। समझ में आया? तो आपका और मैन्युफैक्चरर के बीच में हो गया कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना। यहां पर कैसे? आपने मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दिया कि भाई मुझे इतना टीवी चाहिए, उसने कहा हाँ ठीक है सर, आपने ऑफर दिया कि मुझे इतने टीवी चाहिए, उसने एक्सेप्ट कर लिया उस ऑफर को, आपके बीच में एग्रीमेंट हो गया कि हाँ आपको उतने टीवी के पैसे देने हैं, और वो आपको क्या देगा, वो आपको टीवी डिलीवर कर देगा आपके घर में। जब आपको ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या कहते हैं इसको, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, सेल वाला कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर क्या होता है, एक बायर एक सेलर के पास जाकर माल खरीदता है और सेलर उसको बेचता है, ये बेचने के लिए एग्री है ना। यहां पर बेचा तो नहीं सेलर ने, क्योंकि टीवी बने नहीं है, पर बेचने के लिए तो एग्री है। तो सेलर जब माल बेचने के लिए एग्री हो जाता है, तो वो भी एक तरीके का उन दोनों बायर और सेलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहलाता है। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो बायर जब सामान खरीदने के लिए रेडी हो जाए और सेलर बेचने के लिए रेडी हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है। जिस टाइम आपका कॉन्ट्रैक्ट था, जिस टाइम आप उसको टीवी का ऑर्डर देने गए, तो मुझे बताओ क्या वो टीवी मैन्युफैक्चर हो गए थे या नहीं हुए थे? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास। जिस टाइम आपने टीवी का ऑर्डर दिया, क्या वो टीवी मैन्युफैक्चरिंग एट द टाइम एग्जिस्ट कर रहे थे जिस टाइम ऑर्डर दिया था, या नहीं कर रहे थे? सर नहीं कर रहे थे, वो उस टाइम पे एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा था। जिस टाइम मैं ऑर्डर देने गया टीवी का, उस टाइम वो टीवी उसके पास नहीं था, वो टीवी फ्यूचर में बनाएगा। मतलब जिस टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, अगर उस टाइम गुड्स अवेलेबल नहीं होते एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त अगर गुड्स नहीं है, फ्यूचर में वो बनेंगे गुड्स, तो उन गुड्स को फ्यूचर गुड्स कहा जाता है। कितना सिंपल है। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर अगर गुड्स अवेलेबल है तो अलग चीज है, और अगर गुड्स अवेलेबल नहीं है, वो बनाया जाएगा फ्यूचर में, तो उन फ्यूचर में जो गुड्स बनाए जाएंगे उनको फ्यूचर गुड्स कहा जाएगा। सही है, समझ में आ गया? पढ़िए, कह रहा है फ्यूचर गुड्स मींस गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर। टू बी मैन्युफैक्चर, टू बी का मतलब है बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, या खरीद कर लाएंगे, अभी खरीदा नहीं है। आफ्टर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब बायर और सेलर के बीच में सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसके बाद खरीद कर लाएंगे। खरीदना होगा तो खरीद के लाएगा, फैक्ट्री का मालिक नहीं बना रहा होगा तो किसी और फैक्ट्री से खरीद के ले आएगा, या खुद बनाएगा। अभी बनाया नहीं है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गुड्स अवेलेबल नहीं है, ऑर्डर दोगे तो 10 दिन बाद मिलेगा आपको। तो ऐसे गुड्स को फ्यूचर गुड्स कहा जाता है। होपफुल आपको समझ में आ गया, होपफुल आपको चीजें समझ में आ गई। तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब गुड्स, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब गुड्स अवेलेबल नहीं होते और उनको बनाया जाएगा फ्यूचर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर गुड्स कहते हैं। पर मान लो सर, मान लीजिए कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रहे थे, मान लीजिए जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रहे थे, मान लो आप दुकान पे गए, उस बड़े मैन्युफैक्चरर के पास, आपने कहा मुझे 10 टीवी चाहिए इतने इतने साइज के, और एक्चुअली में वो 10 टीवी उसके पास पड़े थे। तो जिस टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, उस टाइम अगर गुड्स अवेलेबल है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सारे गुड्स अवेलेबल है, तो उनको फ्यूचर गुड्स थोड़ा कहेंगे, उनको क्या कहा जाएगा, उनको स्पेसिफिक गुड्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, स्पेसिफिक गुड्स कहा जाएगा।
तो जिस टाइम हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं, एक बायर सेलर से कॉन्ट्रैक्ट करता है सेल का कि भाई मुझे इतने गुड्स चाहिए, और उस टाइम वो गुड्स अवेलेबल है उस सेलर के पास, तो उसको स्पेसिफिक गुड्स कहा जाएगा। बनाना नहीं है उसको, ऑलरेडी है उसके पास। और जिस टाइम नहीं होगा, फ्यूचर में बनाना पड़ेगा, उसको आप क्या कहेंगे? फ्यूचर गुड्स कहेंगे। बड़ा बताइए सिंपल है या नहीं है? क्लियर है? छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही है? ठीक है जी। फ्यूचर गुड्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेलर और बायर के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अगर सेलर के पास गुड्स अवेलेबल नहीं है, वो बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, खरीदेगा किसी से या प्रोड्यूस करेगा फ्यूचर में, तो फ्यूचर गुड्स कहलाएंगे वो। और जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है सेलर और बायर के बीच में, उस टाइम अगर गुड्स अवेलेबल है, उस टाइम उस पर सारे गुड्स अवेलेबल थे जो जो मुझे चाहिए थे, वो फिर स्पेसिफिक गुड्स कहलाएंगे। होप आपको ये बात समझ में आ गई। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि भैया प्राइस क्या होता है? तो प्राइस मींस द मनी कंसिडरेशन ऑफ सेल ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स खरीदते हैं और उस गुड्स खरीदने के बदले में जो पैसा आप पे करते हैं, वो प्राइस है। बताइए सर, सही बात है या नहीं है? ठीक है जी। प्राइस क्या है सर? प्राइस भी बड़ा सिंपल है, छोटी छोटी बात है, ये हमें पहले से पता है। भाई मैं कोई गुड्स खरीदने जा रहा हूं और उस कुछ गुड्स खरीदने के बदले में मैंने क्या दिया? पैसे दिए, वो प्राइस है उस गुड्स का। भाई मैं एक फोन खरीदने जा रहा हूं दोस्तों, मैंने फोन खरीदना है, मैंने कहा भैया फोन चाहिए मुझे, वो कह रहा जी ये 10,000 का फोन है। मैंने कहा लाओ फोन दो, और इसके बदले में क्या दूंगा? 10,000। दैट इज द प्राइस ऑफ गुड्स। क्या बोलेंगे उस गुड्स का? प्राइस क्या है? 10,000 रुपए। प्रॉपर्टी मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी, नॉट मेयरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का अदर मतलब है जनरल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं। अब सर जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? इधर लिखा है प्रॉपर्टी का मतलब है जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स, नॉट अ मेयरली स्पेसिफिक स्पेशल प्रॉपर्टी। देखिए गुड्स की बात करी जा रही है, एसेट्स की नहीं। यहां पर बच्चे क्या समझते हैं, जब जब प्रॉपर्टी का वर्ड का यूज होता है वो समझते हैं लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी उनको कहा जाता है एक जनरल सेंस के अंदर। भाई बिल्डिंग कितनी है आपके पास, घर कितने हैं, वही हमारी प्रॉपर्टी होती है ना दोस्तों, वो तो एसेट्स होती है ना अकाउंटिंग लैंग्वेज में। प्रॉपर्टी का मतलब होता है इधर गुड्स। तो जब आपके जो गुड्स है उसको हमने सेल्स ऑफ गुड्स में प्रॉपर्टी नाम का यूज करा है, एसेट्स की बात नहीं कर रहे हम। लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इनकी बात नहीं कर रहे हम, वो बात कर रहे हैं जिनको आप खरीदने बेचने के लिए लाए हो, गुड्स, जो बेचने के पर्पज से होता है बेसिकली गुड्स। तो गुड्स इधर प्रॉपर्टी का मतलब है, उनको जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स कहते हैं। स्पेसिफिक गुड्स आपको बता दिया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम में अगर गुड्स अवेलेबल होगा तो वो स्पेसिफिक। अब देखिए यहां पर एक वर्ड आता है असर्टेन और अनअसर्टेन गुड्स। अब ये देखो ये वाला जो असर्टेन और अनअसर्टेन गुड्स है ना, इनको हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वाले चैप्टर के अंदर, क्योंकि यहां पर हमने इसको डिस्कस नहीं करना, क्योंकि आगे हमें डिटेल में पढ़ना ही है। मैं यहां भी पढ़ाऊंगा और आगे मुझे पढ़ाना पड़ेगा, इससे आगे ही पढ़ लेंगे। ठीक है जी। तो इस चीज को हम बाद में आगे कंटिन्यू कर लेंगे, तो वहां के एग्जाम्पल यहां कॉपी कर लेना। अब दोस्तों ये जो है ना आपका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, यहां से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेशन कवर कर लेंगे। डेफिनेशन में डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स आ जाएगा, जिसमें कुछ बातें हैं, ये डॉक वारंट, वॉर फिंगर, ये अच्छी अच्छी बातें, यहाँ पर नई नई चीजें सीखेंगे। फिर गुड्स का मतलब क्या है वो भी सीखना है। इधर देखो यहाँ गुड्स का मतलब वो नहीं जिसका हम बेच रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मत लगा दीजिएगा यहाँ पर। गुड्स मीन जिसका हम बिजनेस कर रहे होते हैं वो गुड्स है, ना 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 ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं लगनी दोस्तों। यहाँ पर गुड्स का मतलब डिटेल में दिया गया है कि गुड्स क्या है और गुड्स क्या नहीं है। सेल्स ऑफ गुड्स में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स का मतलब बताया है कि गुड्स, अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जहां गुड्स की बात हो रही है उसमें कौन से गुड्स इंक्लूड होंगे और कौन से नहीं होंगे, तो सारे बता रखे। देखो ये सारे बता रखे। और देखो कल वाली क्लास में ये चैप्टर हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अगली तीसरी क्लास के अंदर अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी चैप्टर तो स्टार्ट हुआ ही नहीं। अभी तक तो क्या चल रहा है, सिर्फ डेफिनेशन चल रही है, बेसिक बेसिक बातें चल रही है। चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर। आइए इस क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। छोटी सी क्लास है, क्यों? क्योंकि पहले स्टार्टिंग है। धीरे धीरे क्लास का टाइमिंग बढ़ता भी चले जाएगा, 1 घंटा 1 घंटा 15 मिनट हो जाएगा। बट आज के लिए इतने ही रखेंगे। 2 क्लास में हम पहले बेसिक चीजों को कवर कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।